अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा और अमरीकी सिफारतखाने के ऑफिशियल्स को गवाह बनाने का ऐलान कर दिया है। अडियाला जेल में केस की समाअत पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब किया। जनरल बाजवा को अदालत बुलाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी की शक्ल देखी तब थी जब जिस दिन निकाह किया था। बच्चों को अपनी वालिदा के खिलाफ बयान देने का कहा जा रहा है, उनसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। अब मामला यह है कि नए चेयरमैन पीटीआई ने टकराव की पॉलिसी ना अपनाने का ऐलान किया है, लेकिन साबिक चेयरमैन ने एक मरतबा फिर इल्जामात दोहरा दिए हैं। सवाल पैनल के सामने रखेंगे कि क्या नए और साबिक चेयरमैन पीटीआई के मुख्तलिफ बयानात से कन्फ्यूजन बढ़ेगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब, एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब। आगाज़ आपसे करेंगे उमर चीमा साहब। जो बयान आज दिया है साबिक चेयरमैन पीटीआई ने और इससे पहले जो नए चेयरमैन पीटीआई हैं उन्होंने टकराव की पॉलिसी ना अपनाने का ऐलान किया था, तो इससे कन्फ्यूजन बढ़ेगा इन मुख्तलिफ बयानात से? देखिए, कन्फ्यूजन का तो मेरे ख्याल मसला नहीं है। असल बयान वही है जो इमरान खान दे रहे हैं। जो नए चेयरमैन हैं वो तो एक तरह से उनके एक कठपुतली हैं, वो जिस तरह वो कहेंगे उसी तरह चलेंगे और जिस बात को संजीदा लिया जाएगा वो इमरान खान की बात को संजीदा लिया जाएगा। वो चाहे झूठ बोलें, और वो मुसलसल बोल भी रहे हैं। आज के जो उनके बयानात हैं वो तो मेरा ख्याल है कि मुझे एक ज़हन में एक बात आ रही थी कि क्या जो किसी का झूठ बोलने का हक़ है, क्या ये भी बुनियादी हुकूक में शामिल होता है? और ऐसा बंदा कि जो एक अहम ओहदे पर रह चुका हो और जिसके झूठ से ओवरऑल आपके एक कौमी लेवल पे और आपके बैनुल-अक़वामी लेवल पर ताल्लुकात भी मुतासर होते हों, अगर वो बंदा झूठ बोलता है तो क्या इस पे अदालत को कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और फिर ये देखें, उनकी वीडियोज़ आ चुकी हैं, ऑडियोज़ आ चुकी हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि लेट्स प्ले अप। साइफर के हवाले से वो कह चुके हैं और अभी वो जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल जनरल बाजवा को जाना चाहिए और अदालत को बुलाना चाहिए। अगर वो बुलाते हैं तो ये मामला और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उधर आपने आएँ बाएँ शायद तो नहीं कर सकते ना, उधर फिर रेफरेंस कोर्ट होंगे कि आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में क्या बात की थी, या उधर जो बाकी जो फ़ौज के सरबराह थे उन्होंने क्या कहा था, या उससे पहले अगर बात आ जाए तो इमरान खान ने असद उमर को भी उधर भेजा था कि आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, आप हमारी एक नो कॉन्फिडेंस से हमारी जान छुड़ाएं। बाद में इस हवाले से जो परवेज़ हटक हैं उनका बयान भी ऑन रिकॉर्ड है कि जिसमें उन्होंने कहा जी कि आपको ताहियात एक्सटेंशन देने को तैयार हैं। वो भी चीज़ें सामने आ जानी चाहिए। या इमरान खान जो ख़ुद इस चीज़ पे कहते रहे कि किसी तरीके से हमारी ये अदम एतमाद से जान छुड़ाएं, तो मेरे ख्याल वो सारी चीज़ें अगर उनको बुलाएंगे तो फिर साथ परवेज़ हटक जो हैं वो भी गवाह के तौर पे पेश होंगे, उधर असद उमर जो हैं वो भी गवाह के तौर पे पेश होंगे, उधर जो बाकी इनकी मीटिंग्स हुई हैं वो भी गवाह के तौर पे पेश होंगे। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान का जो ओवरऑल मकसद है वो ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से इस मामले को तूल दिया जा सकता है और ये ट्रायल जो है वो लंबा चले। और अभी जो अदालत ने उनको इजाज़त भी दे दी है कि उसकी ट्रायल की कवरेज हो जाती है और इमरान खान को एक ऑक्सीजन भी मिल गई है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो जी चाहें। आज जो उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से कहा जी कि मैं कभी उनको पहले मिले ही नहीं हूँ, मेरा ख्याल है कि उनका कोई करीबी आदमी भी इस बात को यकीन करने को तैयार नहीं है। और उन करीबी लोगों में से एक जो ओन चौधरी भी थे, ओन चौधरी की मेरे ख्याल स्टेटमेंट भी इस हवाले से आई है। और अब यह है ना कि झूठ पे झूठ एक बंदा बोलता जा रहा है और वो पाकिस्तान का एक ताकतवर तरीन लीडर है और बड़ा पॉपुलर लीडर है। मेरा ख्याल है कि इसमें हमें खुद भी अपने लेवल पर भी सोचना चाहिए कि क्या मीडिया का काम है कि किसी के बयान को कोई फैक्ट चेक करना, या कि जो उन्होंने बयान दे दिया तो हम उसको उसी तरह चलाएंगे, या हमारे जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें यही सवाल होगा कि इमरान खान ने जो आज नया बयान दे दिया है इस पर आपकी क्या राय है। ये हमें अपने लेवल पर भी इस पे गौर करना चाहिए कि इस तरह के जो झूठ है उनका हमने क्या उसके कैरियर के तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए। और दूसरा ये अदालत को भी देखना चाहिए कि जो वो बातें कर रहे हैं अगर वो गलत साबित होती हैं तो उन्हें क्या झूठ बोलने पर भी कुछ सज़ा मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अदरवाइज़ ये जो फैशन उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है ये बहुत डेंजरस है। ये बड़ी एक क्योस लाइक सिचुएशन पैदा हो जाती है और लोग किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंच सकते, आप उनको कंफ्यूज करते जा रहे हैं। यानी इमरान खान भी कर रहे हैं और इस सारे अमल में हमारा भी एक किरदार है कि हम भी उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे चल रहे होते हैं।
सही। इंसाफी साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह साबिक चेयरमैन ने एक मरतबा फिर इल्ज़ामात दोहरा दिए हैं और नए और साबिक चेयरमैन PTI के मुख्तलिफ बयानात से जिस तरह ये सवाल भी है कि क्या कन्फ्यूजन आपको लगता है पैदा होगी? और जो उमर चीमा साहब बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि PTI अभी भी एग्रेसिव अप्रोच अपनाए हुए? देखिए, एक तो चीमा साहब ने जो बात कही ना कि हमें ख़ुद अपने गिरबानों में भी झांकना चाहिए, और वो हमें यानी मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं एक लंबे अरसे से। वैसे तो हर पॉलिटिशियन की ये कोशिश होती है, लेकिन इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं उन्होंने तो इसमें बिल्कुल जैसे कि PhD किया हुआ हो, और वो झूठ बोल देते हैं, झूठ गढ़ देते हैं और उसके मुताबिक बयान दे देते हैं, नाकाबिल यकीन बयानात होती हैं, तो वो हम उसको मौज़ूई बहस बना लेते हैं। हालांकि इस जैसे प्रोग्रामों में बयानात की बजाय इश्यूज़ को मौज़ूई बहस बनाना चाहिए। तो ये सिलसिला अगर इसी तरह जारी रहा तो मेरे ख़्याल में फिर ख़ुद हम उनको एक नई ऑक्सीजन देते रहेंगे। बाकी जहाँ तक उसका मामला है, तो साइबर की वजह से मुल्क को जो नुकसान पहुँचना था वो पहुँच गया है। उसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान मजाक बन गया, और वो अमरीकी भी हंस रहे हैं, डोनाल्ड लू भी हंस रहे हैं, बाकी भी हंस रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ तो जो कुछ होना था वो हो चुका। पाकिस्तानी हमारे सफारतकार वैसे भी बहुत तगड़े हैं, और अब उनकी इस हरकत के बाद जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों में और ख़ुसूसन बड़े और अहम मुल्कों में कोई हमारे सफारतकारों पे यकीन नहीं करता, उनके साथ कोई दिल की बात अब नहीं करेगा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये तो जाके फिर उसका ड्रामा और तमाशा बना लेते हैं और उसको अपने मानी पहना देते हैं। बाकी जहाँ तक उसका है, तो अब जब केस चल रहा है तो ये उनका हक़ है, अगर वो किसी को बतौर गवाह बुलाना चाहते हैं, और अदालत से हमारी भी इल्तिजा होगी कि वो जनरल बाजवा हो, वो जनरल फैज़ हो, कोई और हो, उनको बुलाना चाहिए और उनको आना चाहिए, क्योंकि जनरल बाजवा साहब को भी इस जो मोहब्बत थी उनके दिल में इमरान खान के लिए, और जिस तरीके से 2018 में मीडिया को रुस्वा किया गया इमरान खान की खातिर, मुस्लिम लीग नून को रगड़ा दिया गया, पीपल्स पार्टी को रगड़ा दिया गया, मजहबी जमातों को रगड़ा दिया गया, कौम परस्त जमातों को रगड़ा दिया गया, और सबसे बढ़कर ये कि फ़ौज और ISI को इस दौरान जितना बदनाम किया गया, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की मोहब्बत में, और सिर्फ उनको लाने के लिए नहीं बल्कि उनके इक़्तिदार में लाने के बाद भी जनरल बाजवा साहब और उनके साथियों ने ये सिलसिला जारी रखा, उनके मुखालिफिन को दबाते रहे, मीडिया को उनकी खातिर दबाते रहे, उनके लिए पार्लियामेंट में कानून साजी डंडे की ज़ोर पे करवाते रहे, और पता नहीं क्या क्या नाज नखरे उन्होंने इमरान खान के उठाए हैं। तो जब इमरान खान की मोहब्बत में उन्होंने अपने इदारे के और मुल्क की वक़ार और सियासत सब को दाव पे लगा रखा था, तो अब कुछ ना कुछ उनको भी इस मज़े में हिस्सेदार होना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मुकालमा होगा उन दोनों का, क्योंकि उधर बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगी। उधर बाजवा साहब तो आपको मालूम है उनकी तो ये आदत है, वो फिर डट के बात भी करते हैं। तो ज़रा मीडिया के सामने एक मरतबा इन दोनों का मुकालमा हो जाए और वो उसी तरह से कहे कि ओए इमरान खान, आपको पता नहीं है तुम्हारे लिए मैंने क्या किया है। जब वो अदालत के सामने उन्हें कहे कि तुम्हें याद नहीं है अदब-ए-एतमाद के दौरान तुमने मेरे सामने जूली फैलाई और राजा रियाज़ और इन सबको आपने आपके लिए ये किया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि फ़लाँ मौका पे तुम में ये मुश्किल आई थी और हमने तुम्हारे लिए इस तरह किया था। तो ये बड़ा एक दिलचस्प मुकालमा होगा, और मेरी तो ख्वाहिश होगी कि ये इमरान खान और जनरल बाजवा का आमने सामने मुकालमा अदालत में होना चाहिए। लेकिन साइफर हो या DGI का तकर्रुर हो या इसी तरह और अहम तरीन मामलात हो, इसमें एक कलीदी किरदार रहा है बुशरा बीबी का। और इमरान खान साहब जो कुछ करते रहे, उनकी स्ट्रेटजिस्ट बेसिकली बुशरा बीबी थी। वो एक ऑडियो में जिस तरीके से वो डिक्टेट करती है, तो उससे आपने अंदाज़ा लगाया होगा। तो मेरे ख़्याल में कि इस मामले में बुशरा बीबी को भी बुलाना चाहिए, और अगर बुशरा बीबी, इमरान खान और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ एक साथ अदालत में हो
और उनका मुकालबा हो तो मेरे ख्याल में बड़ा मज़ा भी आएगा और बहुत सारे हक़ाइक़ भी कौम के सामने आ जाएंगे। एजाज़, आपको क्या लगता है, आज जो अडियाला जेल में केस की समाअत पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक चेयरमैन PTI ने कहा कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब किया और जनरल बाजवा को अदालत बुलाएंगे। एक तरफ ये बयान और एक तरफ नए चेयरमैन PTI के बयानात, उन्होंने टकराव की पॉलिसी ना अपनाने का ऐलान किया। तो ये जो बयानात में तजाद है, कन्फ्यूजन पैदा होगी वोटर के लिए PTI के? मुबशर, पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान हैं वो कामयाबी से अपना बयानिया दे रहे हैं और हम सारे लोग कामयाबी से उनका जो बयानिया है, उनका मौक़िफ़ है, अपने दलाइल के साथ उसको आगे बढ़ा रहे हैं, अपने दलाइल के साथ। अब देखिए जो केस क्या है, सबसे पहले केस का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। जो इमरान खान ने बयान दिया, मीडिया का बिल्कुल काम है कि उनके बयान को रिपोर्ट करे, लेकिन एट द सेम टाइम मीडिया को यह भी काम है कि पूरा कॉन्टेक्चुअलाइज भी करे कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझने की ये बात है कि ये केस किसके खिलाफ है और ये केस किया किसने। ये केस है जनाब इमरान खान के खिलाफ और ये केस है कि उन्होंने रियासत पाकिस्तान की एक दूसरी रियासत के साथ जो खुफिया कम्युनिकेशन है उसको उन्होंने पब्लिक किया, उसको पॉलिटिकल फायदे के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। ये बुनियादी तौर पर केस है। अब इमरान खान साहब आके बयान देते हैं कि जी डोनाल्ड लू ने ये जनरल बाजवा को दिया था। पहली बात है, डोनाल्ड लू का और जनरल बाजवा का तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है या उनका कोई कनेक्शन साबित ही नहीं होता। ये कनेक्शन अगर साबित होता है तो डोनाल्ड लू का असद मजीद के साथ, जो कि उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे, उनके साथ होता है। और फिर असद मजीद का ये उस वक्त पाकिस्तान में जो सेक्रेटरी खारजा थे सुहेल महमूद, उनके साथ और उस वक्त के एडिशनल सेक्रेटरी उनके साथ ताल्लुक होता है। और फिर केस की बुनियाद क्या है? केस की बुनियाद यह है कि आपने रियासत पाकिस्तान के खुफिया राज और रियासत पाकिस्तान के एक दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको सियासी माइलेज के तौर पर इस्तेमाल किया और उनको मुतनाज़ा किया। यह है केस। अब इस केस के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम इस केस के ऊपर जो खान साहब ने मौक़िफ़ अपनाया है उसके ऊपर चल रहे हैं कि जी वो कहते हैं कि जनरल बाजवा को बुला लेंगे या डोनाल्ड लू को बुला लेंगे या और किसी को बुला लेंगे। पहली बात तो यह है कि वो कानूनी तौर पर इन लोगों को बुला नहीं सकते क्योंकि ये केस इनसे मुतल्लिक नहीं है। केस जो है वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, जो उन्होंने ओथ की खिलाफ वर्जी की है, जो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। ये बुनियादी तौर पे केस है। अब कानूनी तौर पे पहली बात तो यह है कि जो यूएस एम्बेसी के यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं उनको एक इम्यूनिटी हासिल है। दूसरी बात यह है कि यूएस एम्बेसी पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनका साइफर से कोई ताल्लुक नहीं है, या डोनाल्ड लू उसका भी साइफर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो साइफर तो लिखा था असद मजीद ने, तो कानूनी तौर पर तो उनको नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर हो रहा है कि खान साहब ने जो बातें की हैं उनको मैं और आप यहाँ पर आके बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर भी आयद होती है जो हम यहाँ पर आके बैठ के बात करें। और सलीम भाई ने जो बातें कही हैं, मैं वो ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये टीवी का अच्छा मुज़ाकरा तो हो सकता है, लेकिन ये कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी कि जो पैरामीटर्स, जो चार्ज फ्रेम माजी में किया गया था या अभी दोबारा 12 दिसंबर को होगा, उस चार्ज में ये चीजें वो बनती नहीं है और ना ही इमरान खान साहब के डिफेंस में है, क्योंकि ये इमरान खान साहब का ये डिफेंस नहीं है। इमरान खान साहब का जो डिफेंस है वो तो इस बात पे मुनस्सर है ना, जो चार्ज उनके ऊपर फ्रेम किया गया है कि आपने आया ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर दायराकार के अंदर शामिल है या नहीं है, और क्या आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की है या नहीं की है। तो मेरे ख्याल में हमें इस तरीके से इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, तीनों तज़कियाकारों की राय आपने जानी, आपका क्या मौक़िफ़? देखिए जनाब स्पीकर, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि दोनों बयानों से या दोनों के मौक़िफ़ से कोई कन्फ्यूजन तो नहीं फैलेगी। तो जनाब स्पीकर, अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ और मुतज़ाद मौक़िफ़ से और बिलावल और आसिफ ज़रदारी के मुतज़ाद मौक़िफ़ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं फैली, कोई तज़ाद नहीं हुआ, तो यहाँ भी कोई नहीं होगा। और अगर इसको दूसरे एंड पे करें कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब के आगे हैसियत है, जिस तरह बिलावल भुट्टो की ज़रदारी साहब के आगे हैसियत है, इसी तरह गौर खान की इमरान खान के आगे हैसियत है।
दूसरी बात, हमें अपने गिरेबानों में ज़रूर झांकना चाहिए, और सिर्फ PTI पर नहीं झांकना चाहिए, मुस्लिम लीग नून पर झांकना चाहिए, इस निगरान हुकूमत पर झांकना चाहिए, इस पीपल्स पार्टी पर झांकना चाहिए। जिस तरह शर्मनाक कवरेज हमने की कि पुश्त मुबारक तैयारे की अब पाकिस्तान में दाखिल हो गई, अब नवाज शरीफ साहब उतर गए, अब चढ़ गए, अब गुजर गए, अब ठहर गए, अब सारा कुछ झांकना चाहिए, ओवरऑल झांकना चाहिए कि हम किन लोगों को ग्लैमराइज करते हैं, किन लोगों का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। जनाब स्पीकर, 2-3 इस सवाल पे आने से पहले एक और भी है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले चंद सियासतदानों पर शुक्र अदा करता हूँ। इमरान खान ने कहा, चंद आपको भी पता है, मुझे भी, लंदन प्लान पर अमल हो रहा है। लंदन प्लान है कि नवाज शरीफ को लाना, हमें जेलों में डालना, PTI को ख़त्म करना, और जेल में मरना कबूल है। जेल में इबादत समझ कर रह रहा हूँ, डील करके बाहर नहीं जाऊँगा। कौम को बता दें इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। ख़दशा है कि इलेक्शन से भाग जाएंगे, जब भी इलेक्शन होगा हम जीतेंगे। और ये जो है ना, कसम उठाने को तैयार हूँ, कुरान पर हलफ रखने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं कहा कि बुशरा से मेरी उस दिन मुलाकात हुई थी जिस दिन निकाह हुआ था, कहा था उस दिन शक्ल देखी जिस दिन निकाह हुआ था। जैसे बराए तवज्जो खावर मानिका साहब, जिन्होंने 28 साल की अपनी बीवी और बच्चों की माँ को सरेआम रुसवा किया है, उनके लिए ये था कि मैंने तो शक्ल उस दिन देखी जिस दिन मेरा निकाह हुआ है। अच्छा जी, अब आ जाइए साइफ़र पर। साइफ़र बुनियाद है इस रिजीम चेंज की, और मेरे अगली पेशी पर हो सकता है मैं जाऊं जनाब स्पीकर। मैं बड़े अरसे से 2-3 सवाल लेके इमरान खान से फिर रहा हूं कि लेट्स प्ले ऑन इट छोड़ दीजिए जो ऑडियो आई, बुशरा बीबी की वो ऑडियो भी छोड़ दीजिए जो अपने सोशल मीडिया हेड के साथ थी कि जो भी बात करे उसको गद्दारी से लिंक कर दें। बनी गाला इजलास छोड़ दीजिए, और इस पर खेलना है नहीं खेलना, अमेरिका का नाम लेना है नहीं लेना, इस सारे को छोड़ दीजिए। सर, रिजीम चेंज में मेरे इमरान खान ने कहा कि 3 प्लेयर हैं, एक है अमेरिका, दूसरी हमारी साबका के फ़ौजी क़यादत मतलब फ़ौज, और तीसरी है अपोजिशन। तो अब मैंने पूछना ये है कि सर, आर्मी चीफ जो कल तक आपका कहते थे बाप होता है, आपके हर तरह से मददगार था, वो मीर जाफ़र और मीर सादक हो गया क्योंकि रिजीम चेंज किया उसने। तो फिर उस मीर जाफ़र और मीर सादक से आप खुफिया मुलाकातें क्यों करते रहे ऐवान सदर में, उसे एक्सटेंशन क्यों देने की ऑफर्स करते रहे, ताहयात भी और शार्ट टर्म एक्सटेंशन भी, मीडिया पर भी और खुफिया तौर पर भी। और अगर अमेरिका जो है, आपने हम भी आपके साथ थे कि हम गुलाम थोड़ी हैं, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे बताइए कि फिर अब्दुल्ला रियाद डोनाल्ड लू को, आपका जो ओवरसीज़ चैप्टर का हेड था, वो डोनाल्ड लू को क्यों ढूंढता रहा? और 3 आपने PR फर्म्स मुआहदे किए अमेरिका की नज़र में कि मेरा इमेज बेहतर हो, अमेरिका से लॉबिंग के लिए, और अमेरिकी सेनेटर से आप फिर जूम मीटिंग्स पर क्यों करते रहे, मदद लेते रहे, और ज़ल्मे खलीलजाद और वो जो मिसिज़ रॉबिन राफेल, ये क्या करने आते थे आपके पास? तो ये अगली पेशी पर खैर मैं पूछूंगा, ये मेरे उनसे सवाल है। लेकिन जहाँ इसकी 2 बातें हैं, आखिरी बात, एक तो जहाँ इमरान खान खड़ा था वहीं खड़ा है, बड़ी अच्छी बात है, वो अपने मौक़िफ़ पर है, अपना बयानिया उसका झूठा है या सच्चा है, हिट है या नहीं हिट, वो उस पर खड़ा है। दूसरी बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है सर, वो ख़तरनाक सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जिसको पुरअमन तौर पर एक उम्मीद लगी थी कि शायद अब पुरअमन मुज़ाकरात की तरफ जाएगी, शायद अब 9 मई से आगे निकलेगी, शायद अब पुरअमन सियासत की तरफ जाएगी, उसको धचका लगा है। और अब सूरत हाल ये है कि और सख्ती होगी, ज़ाहिर है, और तहरीक इंसाफ के हवाले से। ठीक है भट्टी साहब, एजाज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और मुबश्शिर और नहीं, मेरा एक मुबश्शिर भाई, एक सिर्फ मैं सलीम साफ़ी साहब और उमर चीमा साहब के साथ, उमर चीमा साहब ने शायद कहा है नहीं कहा, लेकिन सलीम साफ़ी साहब के साथ एग्री करता हूँ कि मेरी भी दरख्वास्त है कि मेरी तो ये भी दरख्वास्त थी कि जब शहबाज शरीफ ने खत लिखा, इमरान खान ने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को, कोई कमीशन बन जाता, लेकिन नहीं बना। तो अदालत इन कैमरा जन बाजवा साहब को भी बुलाए और अमरीकी सफारतकार को भी बुलाए और इमरान खान को भी करे, और ताकि ये बात भट्टी साहब, साफ़ी साहब पहले आप, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। जी साहब, एक तो ये मामला इन कैमरा नहीं होना चाहिए, वो तो हम ज़ाहिरी बात है कि जिस तरह एजाज भाई ने दुरुस्त फरमाया कि इस मामले में वो फरीक नहीं है,
लेकिन हम तो कहते हैं कि मीडिया के लिए और ठीक ठाक तमाशा लगाने के लिए और दूध का दूध और पानी पानी करने के लिए ये होना चाहिए कि अगर करना है तो उन सब का मुकालमा कर दे और मीडिया के सामने हो जाए कि पता चल जाए कि कौन कितने पानी में हैं। एक पहलू जो हम इसमें नज़रअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि साइफ़र का फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले कर चुकी है और इसको मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे चुकी है। जो असम्बली की तहलील से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था और वो जस्टिस फाइजीसा या इन लोगों का नहीं बल्कि वो जो इमरान खान साहब को गुड टू सी कहते थे, जो उन पे बहुत फ़िदा होते थे, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में उनके हमख्याल जजों का यूनानिमस फ़ैसला है और उसमें ये कहा गया है, लिखा गया है कि हुकूमत साजिश के मामले को साबित ना कर सकी और साइफ़र के बारे में जो इमरान खान साहब और इन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया था और जिसकी बुनियाद पे उन्होंने असम्बली तहलील कर दी, तो उधर सुप्रीम कोर्ट के उस यूनानिमस फ़ैसले में इमरान खान साहब के साइफ़र से मुतालिक और अमरीकी साजिश से मुतालिक बयानिए को झूठ और मनगढ़ंत करार दिया जा चुका है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को भी और आरिफ अलवी को भी और कासिम सूरी को भी आइन शिकनी का मुर्तकिब करार दिया है। लेकिन मुसीबत ये है कि ये हमने तारीख़ का एक मुनफरिद फ़ैसला देखा कि उन्होंने उस बेंच ने ये फ़ैसला तो दे दिया कि ये आइन शिकनी कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए आइन शिकनी की कोई सज़ा तजवीज़ नहीं की। इसी तरह उन्होंने ये फ़ैसला तो दे दिया कि साइफ़र के मुतालिक हुकूमत अपना केस साबित ना कर सकी, लेकिन रियासत के साथ उस खिलवाड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको मुजरिम करार देकर भी सज़ा तजवीज़ नहीं की। तो अब मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के उस मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले के बाद फिर भी कुछ लोग ये बहस क्यों छेड़ देते हैं कि जी अमेरिका ने शायद कोई साजिश की होगो। और ये जो इरशाद भट्टी साहब ने बात की कि अजीब तमाशा ये है कि कहते हैं हुकूमत मेरी अमेरिका ने गिराई, लेकिन उसका जो भी बंदा भागता है वो बीजिंग नहीं भागता, वो मॉस्को नहीं भागता, वो वाशिंगटन और लंदन ही भागता है। अच्छा, वो लॉबिंग फर्म हायर करता है तो बीजिंग में नहीं करता, मॉस्को में नहीं करता, सऊदी अरब में नहीं करता, उसी अमेरिका में करता है। तो ये अजीब। एजाज, आप कंक्लूड कर दें डिस्कशन। हुकूमत गिराई है उससे मदद क्यों मांग रहे हो? एक जुमला मुबशर भाई वो ये है कि साफ़ी साहब ने बिल्कुल सही कहा, काश आरिफ अलवी, कासिम सूरी और इन जो वज़ीर आज़म समेत जिनको सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा था आइन शिकन उनको सज़ा मिलती। काश चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन, गवर्नर केपी और सदर आरिफ अलवी को और हुकूमत को भी सजा मिलती जिन्होंने आगे आइन तोड़े और 2 मरतबा तोड़े। सही एजाज मिलनी चाहिए सजा। मुबशर भाई, बात यह है जो इमरान खान साहब ने बयान दिया है उसकी हकीकत हम सबको पता है और उसको हमने डिस्कस किया है। इरशाद भट्टी साहब भी इस बात को डिनाई नहीं करते कि उनका जो मौक़िफ़ है खान साहब का उसमें उतनी जान नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जो मजाक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है उससे इमरान खान का जो बयानिया है या साबिक चेयरमैन पीटीआई का जो बयानिया है वो ज्यादा मजबूत हो रहा है। जो बैगेज है या जो चीजें या जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इस नई जो सूरत हाल की, सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून की, कि जिस तरीके से वो एक किंग्स पार्टी का तासुर जा रहा है पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो नहीं नून लीग के हवाले से ज्यादा, और पीपल्स पार्टी के अंदर की जो चपकलेश जो हमें सामने नजर आ रही है बिलावल साहब की और जरदारी साहब की, तो ये सारी चीजें ये लोगों में मायूसी फैला रही हैं और लोगों के अंदर जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। ठीक है, ये अलग बात है कि इलेक्शन के मौके पर क्या होगा, पीटीआई इलेक्शन में होगी या नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में हाजिर होंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। एमक्यूएम, एएनपी, आईपीपी, पीपल्स पार्टी ने निगरां हुकूमतों पर एतराज़ कर दिया है। एमक्यूएम ने सिंध की निगरां हुकूमत पर पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरां करार दे दिया है।
इलेक्शन कमीशन सिंध पर भी एतराज़ किया है, जबकि ANP ने खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की निगरान हुकूमत पर एतराज़ किया है। IPP ने इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है। इससे कबल पीपल्स पार्टी ने कहा था कि पंजाब और KPK में तरक्याती कामों पर कोई पाबंदी नहीं, तो सिंध में क्यों लगाई गई है? हमें निगरान हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सवाल हमारा यह है कि इंतखाबात से कबल निगरान हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन पर सियासी जमातों के एतराज़ का नतीजा क्या निकलेगा? एजाज देखिए मुबशर, ये एतराज़ात होते रहेंगे और सियासी जमातें जिसको समझती हैं कि उनकी राह में कोई रुकावट है तो वो उसके हवाले से बात करती रहेंगी और आके अपना मौका बयान करेंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। सवाल मेरे ख्याल में ये नहीं है कि क्या ये एतराज़ात जो हैं उनसे क्या फर्क पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सियासी जमातें एतमाद करती हैं या नहीं करती। तो आप देख लीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुल के कह दिया, बिलावल साहब ने जो तनकीद की थी वो उनके वालिद साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने वो उठाकर एक तरफ रख दी। उन्होंने कहा कि जी उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद है। MKM ने जो तनकीद किया है वो MKM ने तनकीद इसलिए की है कि वो ये कहते हैं कि कराची के अंदर एक दो ऐसी तैनातियां हैं जिनको वो ये समझते हैं कि उनकी करीबी रिश्तेदारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा से, जो कराची के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी बात हो रही है, तो वो उसके ऊपर एतराज कर रहे हैं। वो जो मेंबर है सिंध के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतराज नहीं कर रहे। मुस्लिम लीग नून, आपको याद होगा, ये भी एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इसी मुस्लिम लीग नून ने इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शरह दस्तूर के ऊपर एहतजाज किया था, लेकिन बाद में जब ज़िमनी इंतखाबात हुए और तहरीक इंसाफ शिकस्त खाने लगी तो उसी मुस्लिम लीग नून को ये जो चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अच्छे लगने लग पड़े। तहरीक इंसाफ ने इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात किया था और फिर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डस्का में दोबारा वोटिंग का या दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया और उसके ऊपर इमरान खान साहब को बुरे लग गए। सही है, आपका कमेंट आ गया एजाज। साफी साहब, यही जो हम बात करें इलेक्शन कमीशन पर सियासी जमातों के एतराज़ात का, आपको लगता है कोई नतीजा निकलेगा? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि इनका ये सिर्फ गैलरी से खेलने वाली बातें हैं, छोटे मोटे एतराज है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतराज नहीं है। सवाल पूछा है एजाज। साफी साहब, जिस तरह एजाज ने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ का किसी का हक इसलिए नहीं बनता कि उनको चुना था इमरान खान साहब ने और अभी एंडोर्स किया था मुस्लिम लीग नून ने, फिर आजकल तो मुस्लिम लीग नून उनसे खुश है। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन कमीशन से खुश होना या उससे नाराज़ होना ये वक्त वक्त की बात होती है। जिस पॉलिटिकल पार्टी को उनका कोई इक़दाम सूट करता है तो वो उसकी तारीफ़ करती है और जिसको फिर नहीं करती तो वो उस पर तनकीद कर लेती है। और ये सियासत है और जब इलेक्शन जो करीब आएगा तो मुख्तलिफ किरदारों पे को ज़ेर दबाव लाने का मुख्तलिफ जमातों की तरफ से ये मैच इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन जेन्युइनली इलेक्शन कमीशन को अपने आप को फ़ाल करना चाहिए और अगर इलेक्शन कमीशन अपना किरदार सही तरीके से अदा करे तो सूबाई हुकूमतों का या वफाकी हुकूमत का मेरे ख्याल में फिर कोई ख़ास हैसियत और अहमियत नहीं रह जाती। वैसे भी टेक्निकली ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके अहम फ़ैसलों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास आ गया है। लेकिन एक इन सियासी जमातों का भी ये अजीब बात है कि इतने अरसे बाद इनको एतराज़ याद आ जाता है। अब मसलन ANP JUI बाकी सब जब खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत में अपने अपने ATM शामिल करवाए थे तो उनको कोई एतराज़ नहीं था। इसी तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को अब जो पंजाब के वज़ीर आला है वो तो जरदारी साहब आप भी कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं, तो उनको उस तरह कोई एतराज़ नहीं होता। फिर और अब जब इलेक्शन करीब आ रहा है तो इस तरह के सवालात उठाने से खामखा ये सियासी जमातें इलेक्शन के अमल को मशकूक बना रही हैं। इसलिए अब इनको ये चीज़ें छोड़ के इलेक्शन कैंपेन पे तवज्जो देनी चाहिए और उस में जो उनका रोल बनता है अपना रोल अदा करना चाहिए। इसका कुछ बनेगा नहीं सिवाय इसके कि इलेक्शन के अमल पे शुकूक व शुबहात बढ़ेंगे। भट्टी साहब, आपको भी यही लगता है? देखिए जनाब स्पीकर, इलेक्शन कमीशन
ऑफ पाकिस्तान, ये मायूस कुन इसका किरदार रहा है, अफसोसनाक किरदार रहा है। ये जस्टिस बंदियाल और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी दोनों की सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं ये आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो चुका है, और इसके होते हुए इलेक्शन शफाफ हो जाए मुझे नहीं लगता। नंबर 2, गवर्नर KP गुलाम अली ने जो कुछ कर चुके KP में, उसके बाद आप समझते हैं कि वहाँ कोई दूध की नहरें बहेंगी। मायूस कुन किरदार, और वो भी आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो चुके। मोहसिन नकवी साहब पंजाब में जो कुछ और किन के उम्मीदवार थे और किस तरह कर रहे हैं और कैसे सज़ा मुअत्तल की मेरे महबूब कायद की और किस तरह की पॉलिसियाँ हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि निगरान हुकूमत है ये। और मरकज़ में अनवारुल हक काकड़ साहब, सरफराज बुगटी साहब, ये सारे जाने वाले थे मुस्लिम लीग नून में। एक बयान दिया सरफराज बुगटी साहब ने मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, उसके बाद पीछे हटना पड़ा। रोज़ बयान देते हैं सरफराज बुगटी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, किसी न किसी इंटरव्यू में झलक जाता है कि कम अज़ कम आप निगरान तो रहें यार, छोड़ दें इस पार्टी बाजी, छोड़ दें किसी की मोहब्बत, किसी की नफरत। उमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन पर सियासी जमातों के एतराज़ का आपको क्या लगता है नतीजा क्या निकलेगा? आ गई थी और उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने भी इसलिए फिर अपना वो वापस ले लिया। देखिए, सियासी जमातों का काम है एतराज़ करना, ये ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा मेरिट पर एतराज़ कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये नून लीग वालों को भी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, जो अभी जो ताज़ा तरीन हुई हैं, उस पर नून लीग के भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पर लाहौर के हवाले से और बाकी और जगहों पर भी उनके एतराज़ात हैं। कुछ इनकी अपील्स जो हैं वो भी इधर चल रही हैं। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो एक तरफ उनका बच्चा है मोहसिन नकवी, और दूसरी तरफ उन्हें सिंध में काफ़ी मसाइल आ रहे हैं। आप अगर मरकज़ की गवर्नमेंट को पूछें तो वो भी इनके इतना वो ज़्यादा बयानात तो नहीं दे रहे होते, लेकिन वो काफ़ी हाइफ हैं इलेक्शन कमीशन से। वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन फुली असर्ट कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये हम में से बहुत सारे लोग जो हैं जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कर रहे होते हैं, या ये इनको सिस्टम का उधर आइडिया नहीं किस तरह चल रहा है, और ये लाइल्मी में ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। और असल में इलेक्शन कमीशन जितना इस दफ़ा असर्ट कर रहा है, शायद वो उसने पहले किया हो। हाँ, ये ज़रूर बात है कि पूरा पाकिस्तान उसके कंट्रोल में नहीं है। जितने उसके अपने इख्तियारात हैं, उस हद तक उसने अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लोगों को बहुत ज़्यादा हीट फील हुई है। नून लीग वालों को बड़ी फील हुई है, पीपल्स पार्टी वालों को बड़ी फील हुई है। जो बाकी हैं KP में, उधर भी उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं, पंजाब में भी आ रहे हैं। तो ये एतराज़ात ये करते रहेंगे। अब ये देखें ना, एतराज़ है क्या? या तो ना कि एक स्पेसिफिकली आप बात करें जी कि हमें फलां एक चीज़ पर इतराज़ है, इन्होंने ये काम गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तो मेरिट पर हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये कहें जी कि नहीं वो फलां के जानिबदारी और गैर जानिबदारी हमें जो यकीन नहीं है, तो ये अपने लिए वो एक ग्राउंड हमवार कर रहे हैं कि जो उन्होंने इलेक्शन के बाद भी इतराज़ करने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर चीमा साहब, एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।